और संसद में जोरदार हंगामा जारी है और सियासत और सियासी फायदे के लिए तमाम कवायदें भी हो रही है। यशवंत सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा आज आपको हम दिखाते हैं। ये सरकार जो है वो थेथरपना जिसको कहते हैं बिहारी हिंदी में, उसकी सारी सीमाएं लांघ गई हैं। ये सरकार थेथरोलॉजी में भी विश्वास करती है और इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। उनका बिहार के हिंदी में अगर देखें तो थेथर यानी कुछ भी करते रहें, कुछ भी कहते रहें, किसी भी तर्क को वो मानने वाले नहीं है। ऐसी सरकार है जो किसी तर्क, किसी तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उनका अपना जो तर्क है जिसको कुतर्क कहते हैं, वैसी सरकार ये हो गई है। ये यशवंत सिन्हा कहते हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को लगातार वो कहीं ना कहीं जाके जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको डिफेंड करते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा? सीएजी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो ऑडिट करती है, प्राथमिक दृष्टि से उनको जो दिखाई देता है वो अपनी तरफ से कहते हैं, फिर उसकी जांच होती है, विस्तार से उसके सारे डिटेल्स में जांच होती है। जब पूरी जांच की रिपोर्ट संसद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की आएगी तब पता लगेगा कि इसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं वो कितने सच हैं, कितने गलत हैं। हर साल सीएजी की रिपोर्ट आती है और उसमें चार्जेस ही होते हैं। कम लोगों को मालूम होगा कि 90% से ज्यादा चार्जेस हर साल रिजेक्ट होते हैं, इसलिए कि वो गलत होते हैं। जो उचित लगे वो करें, क्योंकि वो फंस चुके हैं अपने ही जाल में। अब उन्हें निकलने का रास्ता ढूंढना है। उन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से इस मसले के ऊपर चिट्ठियां केंद्र सरकार को लिखी हैं और ऑक्शन के मामले में जिस तरह उन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया है, उस सब के कारण वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। आज पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं इस मुद्दे के ऊपर। हाँ, बहस करें, चर्चा करें। चर्चा नहीं करेंगे, हथकंडों की राजनीति करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे और लोकतंत्र की दुहाई देंगे। पुष्पेंद्र, मुझे लगता है कि मैं अपनी जो मैंने शुरू में बात कही थी उसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूं। अभी 2 दिन तक जब तक ये मामला नहीं था दिलीप, पूरे देश का मीडिया 4 लाख शरणार्थियों की बात कर रहा था जो पलायन करके दंगों से भाग गए आसाम के अंदर। रहमानी साहब ही मुझे लगता है उस दिन डिबेट में थे और उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि सोनिया गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर जो आदमी चल रहा था वो खुद इन्वॉल्व था। और आज ये बात साबित हो गई कि उसके खिलाफ FIR हुई है और लोगों ने बयान दिए कि वो अपनी गाड़ी में आया और गोली चलाई। हमने पूरा आसाम, कई बार ये कहा कि पूरे आसाम का मुद्दा वाइप आउट, पूरे देश में जो SMS फैला करके जो एक क्रिएट किया सीन वो वाइप आउट। 4.5-5 लाख लोगों को रोजी रोटी, खाना पीना, दवाएं की जरूरत है, वो मसला मामले से बिल्कुल आउट। और जो मैसेज देना था, मैं फिर कह रहा हूं, वो मैसेज चला गया। अब सत्यव्रत चतुर्वेदी जी CAG को कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो चार्ज लगाती है, फिर कहते हैं 90% चार्ज खत्म भी हो जाते हैं, तो फिर वो CAG बनाई क्यों है? मतलब इसकी फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों है? इतने सारे लोगों को रोजगार क्यों दिया हुआ है? अगर वो झूठे चार्ज लगाती है, हर बार 90 झूठे चार्ज लगाती है, तो उसको खत्म कर दें, ये काम अपोजिशन को दे दें। वो तो झूठे चार्ज भी लगाते हैं, सच्चे चार्ज लगाते हैं, तो ये CAG बना क्यों रखी है? तो जिस तरीके की लचर बयानबाजी है कांग्रेस की तरफ से, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले अडवाणी जी पार्लियामेंट में मौजूद थे और उन्होंने कोई बयान दिया जिस सिलसिले में, और उनके मुंह से कंफ्यूजन हुआ या उन्होंने डेलिबरेटली दिया, जिस तरीके से सोनिया जी उस पर भड़की थी और पूरे देश ने मीडिया को दिखाया कि सोनिया जी पहली बार रेड कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले पे सोनिया जी कहां से ये बयान ट्विस्ट कर रही हैं, क्या कहते हैं कि साहब आप लोगों को एग्रेसिव होना चाहिए और पलटवार करना चाहिए। वो खुद पार्लियामेंट में कहां है? पार्लियामेंट 2 मिनट के लिए चले, 10 मिनट के लिए चले, क्या पहले से तय होता है कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी? आप जितनी भी बहसें देखें, ट्रेजरी बेंच को आज देखें, आज भी देखें, कल भी देखें, ट्रेजरी बेंच खाली पड़ी है, इक्का दुक्का लोग बैठे होते हैं और जो लोग लोकसभा को या राज्यसभा को नहीं चलने देना चाहते वो पूरी तादाद में आते हैं। तो वही मैंने शुरू में कहा कि सत्ता पक्ष पहले से मान के चलता है कि आइए और उसके बाद हम इसको स्थगित कर देंगे। और वो नमूना भी आप देख चुके हैं कि किस तरीके से वो गए और कान में जाकर के वहां पब्लिकली कहने लगे कि पूरे दिन के लिए कर दो। तो क्या
कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी को भी पता है कि सदन स्थगन होना है, वो आई नहीं। मैं कहता हूं जो तेवर वो बैठ के 10 जनपद में दिखा रही हैं, वो तेवर जनता के सामने आके लोकसभा या राज्यसभा में क्यों नहीं कहती? क्या कहते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे? वहां तो ना कोई यूनिटी नजर आ रही, ना गिनती नजर आ रही, और आप कह रहे हैं कि साहब बीजेपी नहीं चलने दे रही। मैं कह रहा हूं विपक्ष का काम है सदन को न चलने देना, विपक्ष का काम है मुद्दों को उछालना, लेकिन सदन को चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, वो दिखती नहीं है। वो तो जो लोग बयान देने वाले हैं कांग्रेस की जानिब से, वो हाउस में होते हैं। जिनको बयान नहीं देना है वो तो, उनको तो मालूम होता है सदन तो अभी 2 मिनट में स्थगित हो जाना है, तो काहे को टाइम वेस्ट करना है वहां जाके। सोनिया जी बहुत बड़ी नेता, जाहिर है देश की बहुत बड़ी नेता है, वो 2 मिनट के लिए सदन में चेहरा दिखा के उनको करना क्या है? मतलब मैं जैसे शुरू में आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती के सारे मुजाहिरे, जो बयान अभी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी। जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसकी, जो वो तक वो ठीक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो चार्जेस की बात कर रहे हैं। सीएजी तो एक संवैधानिक संस्था, वो सीधा अकाउंटेंसी की फर्म है, गवर्नमेंट के हिसाब किताब वो लेके, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट आती है ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं, चार्जेस नहीं होते, उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है उसकी। तो वो यानी इन लोगों ने उसको पढ़ा तक नहीं है। तो सीधा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने इनको ठेका दे दिया है कि आप सदन न चलने दें 3 दिन। असम में हिंसा आज भी हुई है, मैंने वही कहा, आज भी हुई है, पूरी वाइप आउट हो गई सारी असम की। आज बोडोज ने वहां ट्रेन को चलने नहीं दिया, राजधानी ट्रेन वहां खड़ी रही सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में, उनके एमएलए के अरेस्ट के बाद। और 14 लोग, अभी 3 दिन पहले 14 लोगों को ट्रेन से धक्का देके फेंक दिया गया, 5 आदमी मर गए, 9 जख्मी हुए, 14 मुसलमानों को, कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अब मीडिया में भी कोलगेट सारा दिन दिखाई देता है, कोलगेट से लोग कुछ करते रहते हैं जो भी, लेकिन ये जो देश के मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, इन पर मीडिया में भी कोई लाइन नहीं आ रही। मानी साहब, जिसके लिए मनमोहन सिंह खुद गए, सोनिया जी खुद गई, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने दौरा किया, लेकिन और उसमें इस बीच में बयान मुख्यमंत्री का वहां के आता है कि नहीं, गुजरात और आसाम की हिंसा को आप कंपेयर नहीं मत करिए। नागालैंड में पहुंच गया, वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड, आज नागालैंड असम के बॉर्डर पे भी पहुंच गया वो, ये मुद्दा, यानी नागा भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं अब, यानी वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जो वो फोड़ा जो बना है उसमें मवाद भरता चला जा रहा है, और यहां पर उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही। पूरे के पूरे देश के जो सत्ताधारी पक्ष है और अपोजिशन भी सत्ताधारी होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में उसका वर्चस्व होता है, एक हिस्सा सत्ता का एक पार्ट वो भी है। ये दोनों के दोनों लोग खामोश हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इकोनॉमिकली, ऑयल और स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से बड़ी अहम है। एक बात रहमानी साहब, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं विपक्ष की बात को तो समझ में आता है मुझे, जो सत्ता पक्ष में घटक दल है, जो क्या कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्टेड हैं, जो आसाम से भी कनेक्टेड हैं, के लिए उन्होंने उनको बयान देने से कोई रोक रहा है। ये जो बात हम आप कह रहे हैं, हमारी जो लड़ाई हो रही है वहां पर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना, यह अपने आप में एक सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव है। और कांग्रेस ने उसमें जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है वो भी बिल्कुल साफ जाहिर है कि उन्होंने पहले ही दिन यह कह दिया कि मायावती जी ठीक है, आप आज ऑब्जेक्शन, वो भी उन्होंने आउट ऑफ द टर्न राज्यसभा में उनको मौका दे के मायावती जी को बुलवाया गया और वो बोली, उन्होंने चिल्ला के कहा मैं सदन को चलने नहीं दूंगी, वरना आप संशोधन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन इतना आसान नहीं होता। और कांग्रेस ने उसी दिन उनको आश्वस्त कर दिया कि हम 21 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और 22 तारीख को हम बुला भी लिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला भी ली उन्होंने जी। तो जिस तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसकी अनदेखी करते हुए, लेकिन आप ये देखें कि जो 21 तारीख को मीटिंग बुलाई उसके बाद से सदन नहीं चल रहा है, उसके बाद से सदन नहीं चल रहा है। तो ये इसको जोड़िए, इसके साथ कितने सारे मुद्दे हवा में चले गए। तो बीएसपी भी और हम भी और बाकी के जो घटक दल है वो सब तो इसमें लगे कि ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा आ रहा है, उसमें जो प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उस पर काम करने में यहां सदन को चलने नहीं दिया जा रहा। तो अब ये मानसून सेशन में उस इश्यू को
को कैसे लाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। सारे के सारे मुद्दे तो, और उधर जो सिविल सोसाइटी का था लोकपाल, वो भी कहीं ना कहीं लोकपाल का तो आपको जिक्र होगा नहीं। अब केजरीवाल टीम अन्ना के जो टीम पहले टीम अन्ना थी उसके सदस्य केजरीवाल ने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। तो कह रहे थे हम कोर्ट जाएंगे। केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार शामिल नहीं है, ये सारी पार्टियां साफ साफ नजर आती हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर, लेफ्ट की सीपीएम, राइट की बीजेपी और सेंटर, ये सभी पार्टियां इस भ्रष्टाचार में शामिल नजर आ रही हैं। देश के सामने किस तरह से संसद को जो बंद किया जा रहा है, ये इन सभी पार्टियों की साठगांठ से बंद किया जा रहा है। पहले से इनकी सेटिंग हो जाती है कि बीजेपी शोर करेगी और कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी जाके डिप्टी स्पीकर के कान में कहेंगे कि अब संसद बंद कर दो। कोई संसद नहीं चलने देना चाहता, तो संसदीय जनतंत्र लगभग खत्म हो चुका है। और ये बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से इनकी तानाशाही और डिक्टेटरशिप सामने आ रही है। इन कोयले के ब्लॉक के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, कोई पार्टी नहीं उठा रही, बिकॉज सारी पार्टियां उसमें शामिल है भ्रष्टाचार के अंदर। तो हम लोग इस संडे को, इस इतवार को जंतर मंतर पे एकत्रित होंगे 10 साढ़े 10 के बजे के करीब, और वहीं से हम लोग प्रधानमंत्री जी के घर में आधे 2 टीम बना के प्रधानमंत्री जी के घर में, घर की तरफ, और नितिन गडकरी जी के घर का घेराव करने के लिए वहां से निकलेंगे, क्योंकि देश अब इस तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही भ्रष्टाचार के अंदर ये 2 लाख करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। 6 लाख गांव है हमारे देश के अंदर, तो इसका मतलब इन पार्टियों ने मिलके हर गांव से 30-30 लाख रुपए का घोटाला, 30-30 लाख रुपए लूटे हैं इन्होंने हर गांव से। पुष्पेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि ये जो एक जो इसमें पूरे एक जो कि जो बात ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है और मानते हैं, तो कोई ये क्यों नहीं डिमांड कर रहा है कि इस आवंटन को रद्द किया जाए, जो एक बात है, एक जो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें चीज़ों को, जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे जो चीज़ें आप रख सकते हैं, जिस प्रभावी ढंग से आप उसको उस पर काम कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो दोनों काम, ना तो आप संसद को चलने दे रहे हैं और ना ही जो बुनियादी मुद्दे हैं इस पूरे चीज में, आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेके संसद को तो रोक दिया है, लेकिन आप आवंटन को रद्द करने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ केजरीवाल ने जो बात कही है उसमें एक बात तो बहुत साफ कह दी, जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें सब नूरा कुश्ती हो रही है। वो उन्होंने उसमें लेफ्ट को भी जोड़ दिया, कुछ और को भी जोड़ दिया, ये हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछले 2 बड़े मूवमेंट चले, उसमें बार बार संसद की तरफ से लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव जी और कांग्रेस और भी सब बार बार ये कह रहे थे कि संसद जो है वो सर्वोच्च है, मंदिर है, और इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, संसद से ऊपर कोई चीज होनी चाहिए। ये लोग जो बात कहते रहे बार बार कि जो अगर संसद है और सर्वोच्च है, तो जिस किस्म का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, उस पूरी मंदिर को, उस पूरी संसद को यरगमाल बना रखा है आपने, उसको बंधक बना दिया है। और हर बात पे आप बार बार कहते हैं कि संसद जो है वो सर्वोच्च है, लेकिन अगर सर्वोच्च है तो भाई जो हो रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है। इससे तो इन सिविल सोसाइटी वालों ने जो बातें कही हैं संसद के बारे में, वो आम जनता में जाएंगी कि ये तमाम सिर्फ अपने मकसद के लिए, उसको मंदिर है, सर्वोच्च है, देश का लोकतंत्र का वो है, तमाम बातें कहते हैं। लेकिन जब छींचा लेतर करने की बात आती है, जब तनातनी की बात आती है, तो इस मंदिर में जो कुछ अपवित्र हो सकता है वो सब कर रहे हैं। इससे इन लोगों की बात मजबूत होगी, इससे क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा, इससे संसद के अंदर जो लोग बोल रहे हैं वो और एक्सपोज होंगे, वो किसी पार्टी के हों। देखिए, फेस पे तो कांग्रेस वो कह रही है कि संसद सर्वोच्च है, आए चर्चा करें, बहस करें, प्रधानमंत्री बयान देने को तैयार हैं, सब कांग्रेस वो कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में जो पक्ष था वो ये था कि वो इनके अन्ना जी के साथ भी और रामदेव के साथ भी, दोनों स्वामियों के साथ वो खड़ी हुई थी और वो उनके हाँ में हाँ मिला रही थी कि नहीं साहब ठीक है, संसद जो है उसको बाईपास किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात उस वक्त तकरीबन अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, और उसी के अनुसार बीजेपी तो बिहेव कर रही है कि वो बाईपास करके चर्चा से बच के और निकल जाना चाहती है। कांग्रेस उनको मदद पीछे से कर रही है, लेकिन सामने से तो वो ये कह ही रही है कि चर्चा कीजिए। और केजरीवाल साहब का जहां तक ताल्लुक है, और बाबा जी को भी, मैं इन दोनों को अलग करके देखता नहीं, इन दोनों के नेतृत्व बहुत कमजोर हैं। ये बात जरूर है। देखिए, मूवमेंट खड़ा किया इन लोगों ने, लोगों के अंदर चेतना जगा दी है। अब लोग चेतना लिए हुए मन में अपने घरों में जाके बैठे, उनको और उम्मीद करते हैं कि संसद में ये चीजें दुरुस्त होंगी। शायद उसी का क्या लगता है कि बीजेपी की आज वो मजबूरी है पुष्पेंद्र
कि अगर वो भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक नहीं हो तो लोग कहेंगे कि आप एक तरफ तो अन्ना और रामदेव के आंदोलन को जाके समर्थन करते हैं और सब संसद में बारी आती है तो आप उस सरकार के साथ बैठ के बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या बीजेपी की ये मजबूरी भी है कि वो प्रधानमंत्री के इस्तीफा को लेकर भ्रष्टाचार? मजबूरी नहीं है। बीजेपी की प्रॉब्लम ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में ये पूरी की पूरी लॉबी ने कोई मौजूद ही नहीं थी तो कोई हिस्सा नहीं लिया। इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी पसंद ही नहीं आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनको रास ही नहीं आई। बहुत लंबे अरसे तक 2 से ज्यादा आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो सबसे अहम हिस्सा है। आज विपक्ष है, सबसे विपक्ष है, सत्ता नहीं है ना। नहीं, सत्ता नहीं है, सत्ता मिल रही है, सत्ता नहीं मिली ना। जो सवाल है रहमानी साहब, जो आज जो सवाल जो है कि बीजेपी के अगर बीजेपी आक्रामक रुख नहीं अपनाती है भ्रष्टाचार के मसले पे तो जनता में क्या जवाब देगी? नहीं, वो तो उनके यहाँ क्या भ्रष्ट मसला, इस कोलगेट में तो खुद इन्वॉल्व हैं वो, और इसीलिए चर्चा नहीं होने दे रहा है। कोलगेट में तो उनका अपना इन्वॉल्वमेंट है। करप्शन से बीजेपी खुद कहां बच सकती है? जी, मुझे दिलीप जो बात लगती है कि जो मैदान बनाया था रामदेव ने और अन्ना की टीम ने, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हम तमाम सब लोग चर्चा इस पे करते रहे हैं कि जो काम देश की राजनीतिक पार्टियों को करना था, जो काम वीपी सिंह ने किया था बोफोर्स के बाद, उस बोफोर्स कांड के बाद से लेके आज तक किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक नेता ने इस भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाया। और यह मुद्दा सिविल सोसाइटी की शक्ल में 2 लोग बाहर आए निकल के और उन्होंने पूरा जनमंच खड़ा किया। मुझे लगता है दोनों आंदोलन जिस तरह से हटे और खत्म हुए, उससे जो वैक्यूम तैयार किया है, जो पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार करके वो लोग गए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहती। ये बात अलग है कि वो चर्चा से भाग रही है, चर्चा नहीं करना चाहती। भाग रही है, चर्चा नहीं कर, अगर चर्चा करवाती है तो देश के आपने चर्चा करके आपने क्या किया? आज वो कहते हैं चर्चा हमने पीछे भी किया, उसका क्या? नहीं, वो जो तर्क बार बार दे रहे हैं, पूरे देश ने देखा राज्यसभा में किस तरीके से रात के 12 बजे वो उसको खत्म कर दिया गया। पूरे देश ने देखा कि 2G स्कैम में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा कि कॉमनवेल्थ में क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो बाबा रामदेव जी ने और अन्ना हजारे जी ने जो मूवमेंट खड़ा किया, उस मूवमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के जरिए इन नेताओं को तो उठा के बिठा दिया पीछे, और जो जनता के अंदर जो चेतना जागी है उसे एनकैश पॉलिटिकली करना चाहते हैं। जो मैदान तैयार किया, जो बीजेपी अगर आज आप जब सड़क पे लड़ाई आती है तो आप कहते हैं कि ये लड़ाई संसद सर्वोच्च है और संसद में इसको लड़ी जानी चाहिए और संसद में इस पे बातचीत होनी चाहिए, संसद इसमें काम करे। दूसरी तरफ जब संसद में ये बात आती है और जब संसद के पटल पे ये रिपोर्ट आई, पेश सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या विकल्प, चाहे कोई विपक्ष हो, क्या उसके पास कोई विकल्प है कि इसके अलावा कि वो जो भी लोग, चाहे प्रधानमंत्री उस समय में हो और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हो, तो विपक्ष उससे इस्तीफा भी ना मांगे? नहीं, विपक्ष को तो इस्तीफा मांगना चाहिए, वो मसला नहीं है। अगर जेन्युइनली ये लड़ाई हो रही होती तो यकीनन विपक्ष को तो चाहिए था कि वो पटल पे वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके और सत्ता पक्ष को गिराने की पूरी कोशिश करता। अगर जेन्युइनली ये लड़ाई हो रही होती और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार हो रही होती, ये तो उसी को तो बाईपास कर रहे हैं। आप कैसे कहेंगे जिन, अगर वही एक और सवाल, जो आखिर सवाल, बिल्कुल कम समय है, कि अगर जब बीजेपी इस पे आक्रामक होती है तो हम कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती भी है और एक सांठगांठ के तहत भी है, सियासी फायदे के लिए भी है। दूसरी तरफ ये भी लोगों की उम्मीद है कि उस पे बीजेपी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक हो। नहीं, आक्रामक हो, लेकिन पार्लियामेंट्री फोरम में जिस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं उसी के मुताबिक रहेंगे ना। प्रधानमंत्री का इस्तीफा बाहर मांग सकते हैं, अंदर प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेने का तरीका यह है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए और प्रधानमंत्री को हरा दीजिए, मजबूर हो जाएंगे प्रधानमंत्री छोड़ने पे। वो आप अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए, और वो नहीं कर सकते तो चर्चा करके एक्सपोज कीजिए। यही दो चीजें होंगी ना, प्रोविजन तो यही होगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये तकनीकी है। इस देश की जनता को 2 चीजों में बीजेपी को मौका मिल गया है। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, चाहे वो ए राजा का मामला हो, चाहे दूसरे लोगों का मामला हो, नाम आया। और भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्कैम को नहीं निकाला, वो गलतफहमी में अगर वो कहते हैं कि हमने 2G स्कैम का मामला निकाला, कॉमनवेल्थ का मामला निकाला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इससे बीजेपी को सिर्फ जनता में, देखिए जनता जो है वो दूसरी भाषा में समझती है। वो टेक्निकल सीजेई ने कहा, वो ये सब तो जानते हैं, क्या कहते हैं कि सीएजी जो है वो एक संवैधानिक बॉडी है, वो ये कह रही है, ये बीजेपी ने नहीं कहा। जो पिछले 2-3
घोटाले हुए और जिस तरह से उस पर चर्चा हुई और बहस हुई, और सब जानते हैं कि 1987 में पहली जेपीसी बनी और उसके बाद 4 बनी, उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। सबको मालूम है चारा घोटाला हुआ, लालू जी का नाम आया, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो गई, जेल गई, बाहर निकल के आ गए, वो आज भी मौजूद है, सबको सबके बारे में पता है। तो मैं ये कह रहा हूं इसका एडवांटेज ये हो गया है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वो सदन चलने देंगे और सदन में बैठेंगे तो मैसेज ही जाएगा, बातचीत हुई फिर बात खत्म हो गई। वो उनको लगता है कि तो अभी भी क्या करेंगे? नहीं, मैं कह अभी भी क्या करेंगे बताइए। कम से कम उस उम्मीद को, उस उम्मीद जो वो अपेक्षाएं जो लोग, टारगेट ऑडियंस है, वो जो उनका जो वोटर है या जो लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित है, वोटर है वो अपनी जगह। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे 8 साल के इनके कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का इशू उठाया नहीं है, खुद से नहीं उठाया। जो इशू उठाए गए संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस ने या बाबा रामदेव ने, विपक्ष क्या करे? तो विपक्ष की हैसियत से जो भूमिका, चाहे वो बीजेपी हो चाहे लेफ्ट हो, वो उठाई, उन्होंने निभाई नहीं। और अभी भी जनता ये भी देख रही है कि पार्लियामेंट का समय नष्ट कर, कांग्रेस जो कर रही है अपनी जगह वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो दिखाई दे रहा है फेस पे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग नहीं है, चर्चा से भाग रहे हैं और खुद ये भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए चर्चा से भाग। ये सारा फायदा नहीं हो रहा बीजेपी को, ये नुकसान भी हो रहा है। जी, मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता जो है ना, वो 2 साल पहले के वो ये भूल जाती है। वो जो सामने होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सब ने देखा रामदेव और तमाम सारी बातें हुई कि उनके साथ बालकृष्ण को पकड़ा गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली लोग लोगों को सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास एक कला यह है कि उनके एक नेता पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहें, और आज आपने अडवाणी जी के तेवर देखे, आज आपने गडकरी जी के तेवर देखे, ये मीटिंगें बढ़ेंगी, जनसभाएं बढ़ेंगी और ये पब्लिक में जाके जिस तरह से कहा ना, क्या कहते हैं कि 2G स्कैम को समझाने में लोगों को बड़ा ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं उसको लेके बीजेपी को गंभीरता से, नहीं, वो बात आपकी सही है, मैं उसको ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अगर ये पूरी तरीके से राजनीति हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसे करने में पूरी तरह कामयाब है। ठंडे होते ही, पार्लियामेंट शुरू होते ही रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का मुद्दा सामने आ जाएगा, लोग इसको भूल जाएंगे। उसमें चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामानी साहब और पुष्पेंद्र, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।